हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव पूंजी निर्माण चैप्टर का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर एक पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और पार्ट 2 के अंदर दो छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। पहला, मानव पूंजी निर्माण का महत्व क्या है, यानी भूमिका क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मानव पूंजी निर्माण। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत होने वाली समस्याएं, क्यों भारत के अंदर मानव पूंजी निर्माण के अंदर इतनी सारी समस्याएं हैं। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मानव पूंजी निर्माण का महत्व या फिर भूमिका। इसको समझाया गया है कुछ पॉइंट्स देकर। तो मानव पूंजी निर्माण में क्या, मानव पूंजी निर्माण के क्या महत्व है, क्या भूमिका है। सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि जो मानव पूंजी है वही भौतिक पूंजी का प्रभावपूर्ण प्रयोग करने में भी मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्कूल के अंदर आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सारे भौतिक पूंजी अवेलेबल है, शानदार बिल्डिंग है, उसके अंदर शानदार मशीनें हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं जो एक मरीज के लिए होना चाहिए, लेकिन वहां पर एक बेहतरीन डॉक्टर की कमी है। तो ऐसी स्थिति में उस हॉस्पिटल को अच्छी तरीके से नहीं चलाया जा सकता। सेम ऐसे ही एक स्कूल के अंदर मान के चलो सारी भौतिक पूंजी अवेलेबल है, स्कूल के अंदर बेहतरीन सी बिल्डिंग है, स्कूल के अंदर डेस्क्स लगे हैं, लाइट फैन कुर्सी सबका इंतजाम है, लेकिन उस स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो ज्यादा शिक्षित नहीं है, ज्यादा अनुभवी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस स्कूल को अच्छे तरीके से नहीं चलाया जा सकता। तो बच्चों, यह बात आप सभी बच्चों को याद रखना है कि भौतिक पूंजी का भी उपयोग तभी अच्छे तरीके से किया जा सकता है जब हमारे पास बेहतरीन मानव पूंजी हो, यानी कि बेहतरीन मानव संसाधन हो। ठीक है, तो मानव संसाधन ही भौतिक पूंजी का अच्छे से प्रयोग कर पाता है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है उच्च उत्पादकता और उत्पादन। देखो, उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ेगा जब देश के अंदर कौशल और अनुभव लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं, अगर हमारे देश के अंदर बेहतरीन किसान आ जाए, यानी कि किसानों को अच्छी नॉलेज हो जाए, किसान अनुभव हो जाए, किसानों के अंदर काफी कौशल आ जाए, तो आप देखेंगे कि हमारे देश का जो ओवरऑल अनाज है उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। और ये देखोगे कि जो प्रति हेक्टेयर अनाज का उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, उच्च उत्पादकता, देश का उत्पादकता भी बढ़ेगा और देश का उत्पादन भी बढ़ेगा, यानी देश के अंदर टोटल अनाज का उत्पादन भी बढ़ेगा और दूसरा प्रति हेक्टेयर अनाज भी बढ़ेगा अगर देश के अंदर किसान अनुभव है तो। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ये बात याद रखना है। सेम इसी तरीके से अगर देश के अंदर अच्छे शिक्षक हैं तो जो स्टूडेंट्स आएंगे वो भी काफी शिक्षित होंगे, वो उनको भी काफी ज्यादा नॉलेज होगी। तो देश के अंदर उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मानव पूंजी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मानव पूंजी निर्माण उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देती है क्योंकि ज्ञानवान और प्रशिक्षण श्रमिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर पाते हैं। तो क्या बताया गया कि अगर देश के अंदर लोग ज्ञानवान होंगे, यानी ज्ञानी होंगे, प्रशिक्षण होंगे, उनके पास अनुभव होगा, तो देश के अंदर जितने भी संसाधन है उनका बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा और देश के उत्पादन और उत्पादकता के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यह बात यहां पर बताई गई है। उसके बाद है आविष्कार और नव प्रवर्तन तथा तकनीक में सुधार। बिल्कुल भी इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि अगर देश के अंदर शिक्षित, अनुभवी, एक्सपर्ट लोग बढ़ेंगे, अगर कौशल वाले लोग बढ़ेंगे तो वो नई तकनीक को बढ़ावा देंगे और नई नई तकनीकों के ऊपर विचार और विमर्श करेंगे। आप किसी भी, देखो, पॉपुलेशन से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनके पास भारत से बहुत कम पॉपुलेशन है, भारत से बहुत कम आबादी है, लेकिन वो तकनीक के मामले में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण जैसी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो देश के अंदर नव प्रवर्तन और तकनीक के अंदर काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि देश के अंदर मानव पूंजी निर्माण करके हम तकनीक को आगे बढ़ा सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण नव प्रवर्तन को बढ़ावा देता है, यानी नई तकनीक को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उसे ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करता है। ठीक है, समाज परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति जो कि आविष्कार और नव प्रवर्तन को संभव करती है, समझने में शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है। कह रहे कि देश के अंदर अगर हम नई चीजों का आविष्कार करना चाहते हैं, अगर हम समाज में नए नव प्रवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बेहतरीन शिक्षा की आवश्यकता होती है और मानव पूंजी निर्माण ही हमारे को बेहतरीन शिक्षा क्या करवाती है, उपलब्ध करवाती है। इसी प्रकार शिक्षित श्रम बल की उपलब्धता नई तकनीक को अपनाने में सहायता करती है। अगर देश के अंदर शिक्षित लोग होंगे
तो हमेशा याद रखना कि नई तकनीक के साथ देश के अंदर उत्पादन किया जाएगा। तो 2-3 अहम बातें मैंने आप लोगों को बता दी। मानव पूंजी निर्माण की क्या क्या भूमिका है। मानव पूंजी निर्माण हमारे देश के अंदर क्या करता है, भौतिक पूंजी का प्रभावपूर्ण प्रयोग करने में मदद करता है। मानव पूंजी निर्माण उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाता है। मानव पूंजी निर्माण में बहुत सारे शिक्षित लोग होते हैं, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण में हम बहुत सारे शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ाते हैं जो तकनीक में सुधार करते हैं और नव प्रवर्तन में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है व्यवहार का आधुनिकीकरण। मानव पूंजी निर्माण से हमारे देश के व्यवहार में आधुनिकीकरण आता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ज्ञानी, प्रशिक्षित और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज के अंदर बढ़ाता है, जो परिवर्तन लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली उपकरण के रूप में होते हैं। तो हमारे देश के अंदर अगर पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी, स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो देश के अंदर लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा, ठीक है। तो ये बात बताया जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट नंबर में है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, जैसे कि आपको पता है कि मानव पूंजी निर्माण के अंदर स्वास्थ्य भी एक बहुत अहम तत्व होता है। मानव पूंजी निर्माण को अगर बढ़ाना है तो देश के अंदर स्वास्थ्य पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। सरकार अच्छा स्वास्थ्य देगी तभी मानव पूंजी निर्माण बढ़ेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य जब मिलता है तो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और लोगों के ज्यादा जीने की जो संभावनाएं होती हैं वो भी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मानव पूंजी निर्माण जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने में भी मदद करती है और अच्छी शिक्षा से लोग अवेयर होते हैं, लोग बुरी चीजों से बचते हैं, जो कि जीवन प्रत्याशा को बढ़ावा देने में मदद करती है। अगला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। मानव पूंजी निर्माण के अंदर हम लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं जो लोगों को सही और गलत में अंतर बताता है। लोग चीजों को सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। पढ़े लिखे लोग अक्सर आपने देखा होगा वो फैमिली प्लानिंग करते हैं कि भाई कितने बच्चे होने चाहिए, जबकि पहले के ज़माने में क्या था, पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लोग फैमिली प्लानिंग को इतना नहीं समझते थे। लेकिन आजकल क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो वो फैमिली प्लानिंग को अच्छे से समझते हैं। इस प्रकार हमारे देश के अंदर ऐसे बोला जाता है कि अगर मानव पूंजी निर्माण बढ़ेगा, अगर देश के अंदर शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं देश के अंदर इसका प्रभाव जनसंख्या के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। देश की जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इसका हाल ही में रिजल्ट देखा भी गया है कि भारत की जो जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार है उसके अंदर काफी ज्यादा गिरावट आई है। तो मानव पूंजी निर्माण के क्या क्या फायदे थे, क्या क्या भूमिकाएं थी, मैंने आपको समझा दी है। अगले नंबर पे हम समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो भारत के अंदर मानव पूंजी निर्माण के लिए एक समस्या के रूप में सामने आ रही है। क्यों हमारे देश का मानव पूंजी निर्माण इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा जितनी तेजी से ग्रो डेवलप्ड कंट्रीज का कर रहा है, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं मानव पूंजी निर्माण की भारत में क्या क्या समस्याएं। सबसे पहला, भारत की जनसंख्या के अनुसार भारत में जो संसाधन है वो काफी ज्यादा अपर्याप्त हैं। भारत के अंदर संसाधनों की काफी कमी है। अगर आप स्कूल के अंदर ही देखोगे तो नंबर ऑफ स्कूल बहुत कम है, टीचर्स बहुत कम है, लेकिन उनके रेशो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप जाओ तो आप देखोगे कि संसाधन कम है, लेकिन उस संसाधन को लेने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ है। तो भारत के अंदर अपर्याप्त मानव संसाधन की वजह से मानव पूंजी निर्माण तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। अगले नंबर पे है बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसा कि पहले पॉइंट से ही रिलेट करता है, अगर लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो लोगों को मिलने वाला प्रति व्यक्ति संसाधन घटेगा, जो मानव पूंजी निर्माण की गति को धीमे करने का काम करता है। तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या मानव पूंजी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, क्योंकि इसके फलस्वरूप मौजूदा सुविधाओं के प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटती जा रही है, ठीक है। यह सुविधा आवास, सफाई का प्रबंध, जल निकासी, पेयजल सिस्टम, है ना, अस्पताल, शिक्षा, बिजली आपूर्ति आदि से संबंधित है। अगर देश में लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो आवास की दिक्कत पैदा होगी, साफ सफाई के प्रबंध की दिक्कत पैदा होगी, जल निकासी की दिक्कत पैदा होगी, जल पे पीने का पानी की दिक्कत पैदा होगी, अस्पताल, शिक्षा, सभी के अंदर दिक्कत पैदा होती है, जो मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाने में दिक्कत करती है। देखो, जनसंख्या जितनी ज्यादा कम होगी हमारे गवर्नमेंट को उतनी आसानी होगी देश के अंदर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुभव बांटने में, ठीक है। तो मानव पूंजी निर्माण की एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या। इस नंबर पे यहाँ पर प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन का मतलब क्या होता है? प्रतिभा पलायन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश के अंदर से अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, हमारे देश के अंदर से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है, हमारे देश की किसी कंपनी से या किसी कार्यस्थल से अच्छा अनुभव प्राप्त करता है
और उसके बाद वो किसी दूसरे देश में चला जाता है और वहां जाकर काम करता है और वहां की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिभा पलायन। भारत के अंदर ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो भारत के अंदर से अच्छी शिक्षा ग्रहण करा, अच्छा स्वास्थ्य ग्रहण करा और उसके बाद दूसरे देशों की तरफ वो लोग पलायन कर गए। भारत की मानव पूंजी निर्माण के अंदर ये एक अहम समस्या है, जिसके अंदर भारत अपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खो देता है जिसका विकास भारत ने बहुत सारा पैसा खर्च करके किया है। तो इसी को हम प्रतिभा पलायन कहते हैं। देश में मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में एक गंभीर खतरा उन व्यक्तियों से है जो भारत में जन्मे, यहां से शिक्षा प्राप्त किया, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विकसित देशों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, यानी कि ये हमारे अर्थव्यवस्था की जगह दूसरे अर्थव्यवस्थाओं को क्या पहुंचा रहे, फायदा। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आ जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षा शास्त्री, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देशों से मूव करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारा निम्न शैक्षिक मानक। निम्न शैक्षिक मानक का मतलब क्या है? देखो, हमारे देश के अंदर स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ी है, कॉलेज की संख्या तेजी से बढ़ी है और देश के अंदर शिक्षित लोगों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है। लेकिन देश के अंदर सिर्फ लोगों को शिक्षा देने से ही नहीं होता, लोगों को कुशल बनाना पड़ेगा और कुशल बनाने के लिए लोगों को तकनीकी ज्ञान देना पड़ेगा। भारत के अंदर जो शिक्षा का पैटर्न है वो पैटर्न ऐसा है कि लोगों को सिर्फ शिक्षित बनाया जा रहा है, लोगों को सिर्फ एजुकेटेड बनाया जा रहा है, उनके पास कोई भी ऐसा कौशल नहीं है, या फिर बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जिनके पास अच्छी शिक्षा है लेकिन उनके पास कौशल नहीं है, और जब तक कौशल नहीं होगा वो अर्थव्यवस्था के अंदर ज्यादा योगदान नहीं देगा। तो निम्न शैक्षिक मानक का मतलब क्या है? उच्च शिक्षा को फैलाने के जुनून में हमने शैक्षिक मानकों की परवाह किए बिना अंधाधुंध विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। फलस्वरूप अपरिपक्व स्नातकों की एक विशाल फौज हमारे यहाँ इकट्ठा हो गई है, जिनके तहत पूर्ण कौशल के कारण कार्य कुशलता उत्पादकता के स्तर में गिरावट आ गई है। तो सिर्फ शिक्षा ही देना जरूरी नहीं है, शिक्षा के साथ उनको कौशलता देना भी, यानी किसी कार्य में निपुण बनाना भी जरूरी है, जो कि भारत की शिक्षा के अंदर देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलता। यानी कि आपने देखा भी होगा, सिर्फ 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, लेकिन बच्चों को आता कुछ भी नहीं है, कॉलेज पास कर लिया, ज्ञान उसको 5th क्लास का भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों की संख्या हमारे देश में, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मानव पूंजी निर्माण का जो ग्राफ है वो काफी नीचे आ रहा है। ठीक है, अगले बच्चों नेक्स्ट नंबर पे है त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन। अब ये त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन का मतलब क्या है? देश में नियंत्रण बढ़ रहे श्रम बल। श्रम बल का मतलब जो लोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, कि मांग तथा पूर्ति के बीच में संतुलन बनाए रखने में पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। देखो, भारत के अंदर ऐसे लोग जो शिक्षित हैं, अनुभव हैं, कौशल वाले हैं, उनकी संख्या तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जबकि उनकी मांग, यानी कि उनको रोजगार आसानी से नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी फौज हमारे सामने आ चुकी है, जिनके पास अच्छा कौशल है, अच्छा अनुभव है, अच्छा ज्ञान है, परंतु उनको हम कार्य देने में असमर्थ हो रहे हैं। इसी वजह से हमारे बहुत सारे लोग बाहर जाकर भी जॉब करना पसंद करते हैं, फॉरेन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी हमारे मानव पूंजी निर्माण की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने देश के अंदर बहुत सारे कौशल और अनुभव लोगों को मार्केट के अंदर काम अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। अगले नंबर पे हमारा कमजोर विज्ञान और तकनीक। शिक्षा के संदर्भ में आधुनिक तकनीक के विकास और विज्ञान के क्षेत्र में प्रदर्शन विशेष रूप से असंतोषजनक रहा है। भारत के अंदर मानव पूंजी निर्माण की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि भारत विज्ञान और तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर शुरू से ही रहा है। इसीलिए भारत के अंदर जो पड़ोसी देश हैं और कई सारे देश हैं इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया। ठीक है, तो भारत के अंदर मानव पूंजी निर्माण की क्या क्या समस्या है मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दी। तो हम लोगों ने यहाँ पर 6 ऐसे पॉइंट पढ़े हैं जो भारत के अंदर मानव पूंजी निर्माण की क्या है समस्या है। अगर इन 6 पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए तो भारत का मानव पूंजी निर्माण और बेहतर किया जा सकता है।